अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ। पुष्पराज, क्या कहेंगे ये जो फाइनल बैटल जिसका कल एक तरीके से अनाउंसमेंट किया राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अमित शाह को तो जाना पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है कि हमें कोई भी जवाब मिलेगा, या फिर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी न किसी प्रेशर में आकर हो सकता है कि अमित शाह के सदन में जवाब दे दे? उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपको लगता है ऐसा होगा? नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, भले ही भाजपा के अनबक बचाव में लंबी पहेलियां सुना रहे देश को, कड़वी सच्चाई ये है कि दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ ने जेनजी आंदोलन के दौरान बहुत बुरा बर्ताव किया है। हर संवेदनशील देशभक्त ये मानता है कि ऐसा करके तीनों संगठनों ने संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ तीनों संगठन ने अपने खुद के आचार संहिता और नियमों का भी उल्लंघन किया है, और सभी का मकसद भारत के संविधान का पालन करना है और नागरिकों और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना है। तो कायदे से छात्रों पर करने वाले हर सरकारी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो अनबक, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बर्बरता को छिपाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रुकना चाहिए, क्योंकि आप देशभक्त नहीं हो, आप भाजपा सरकार के दलाल हो रहे हो और उनकी राजनीतिक चाल में फंसकर देश को गुमराह कर रहे हो। दूसरी बात, ये तीनों संगठन, जैसे हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा, ये तीनों संगठन सीधे गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो उन्होंने भारत के युवाओं पर हमला का आदेश दिया, या उन्हें इसके बारे में पता था और उन पर रबर बुलेट्स चलाने, लाठीचार्ज करने, आंसू गैस छोड़ने वगैरह को रोकने के लिए अमित शाह जी ने कुछ नहीं किया है। जैसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं, या तो वो दोषी है या असक्षम है, जैसे भी हो उनका इस्तीफा मांगना और उनका इस्तीफा देना बिल्कुल जायज है। तीसरी बात, मई 2014 में और दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, और 2018 में, अप्रैल 2018 में मोदी जी ने ट्वीट किया था कि उनकी सरकार की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करती है। अब इन जुमलों के विपरीत भाजपा सरकार लगातार संसदीय चर्चा से भाग रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ गलत नहीं किया है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो विपक्ष के गंभीर आरोपों को जवाब देने के लिए वे दोनों संसद में क्यों मौजूद नहीं है? वे जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं? क्या यह 56 इंच दर्शाता है या कायरता दर्शाता है? सही मायने में, जैसे राहुल गांधी ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार मानसिक रूप से टूट चुकी है। चौथी बात, आप इस सारे मुद्दे को संरचनात्मक तरीके से देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि युवाओं और छात्र देश के भविष्य है, और धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाया युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों पर दबाव डाल रहे हैं कि युवाओं पर कार्रवाई करें, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, स्टार्टअप्स का ग्रांट बंद करवा रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे वाहवाकार करके उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो कोई एक नायक है, कोई बहुत बड़ा एक देश का स्टेट्समैन है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा सरकार घायल है, इसीलिए घातक है, और उन सारे प्रगतिशील ताकतों पर वो वार करने जा रही है जो संवैधानिक ढांचे में आस्था रखती है, और वो तेजी से वोट चोरी करेंगे और डिलिमिटेशन बिल पारित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब बच्चा जानता है कि मोदी जी भले ही लहर से आए थे 2014 में सत्ता में, 2029 में वो सत्ता से जा रहे हैं सुनामी पर। तो अब मुझे लग रहा है एक घायल शेर की तरह वो एक कोने में चले गए हैं, और वो अब हम सब पे वार करेंगे। और अनुमा जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, वो राहुल गांधी जी को शांत करने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब किस हद तक जा सकते हैं वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्लियरली, क्योंकि राहुल गांधी को जनादेश मिलता जा रहा है और जनता का समर्थन मिल रहा है, वो उससे डर रहे हैं क्योंकि अभी पिछले 12 वर्षों से उन्होंने कोई भी इलेक्शन सीधे तौर पर जीती नहीं है। या तो वोट चोरी करके जीती है, या सांसदों को पैसा देके फोड़ के उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। राज, आपके पास आ रही हूँ, आप हाथ उठा रहे थे जी, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए नीलू जी, मैं ये कह रहा था कि ये सारे जो लोग हैं, आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी हुई थी उसके बाद उसकी जो बर्बरता हुई थी, और हम सब जानते हैं कि भले ही इमरजेंसी
एक ऐसे सिचुएशन में निर्माण हुई थी जब लोगों को कहा गया था कि आप सेना के खिलाफ, सेना को प्रोत्साहन किया था कि आप सरकार के खिलाफ बगावत करें वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें बर्बरता हुई थी और उसके कारण एक जेनरेशन लगातार रेडिकलाइज होती गई और एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट बढ़ती गई। तो अगर आप इमरजेंसी के बाद अगर कांग्रेस सिस्टम का हाशिया देखे, जो रजनी कोठारे ने कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस मूवमेंट की 1984 में आर्टिकल लिखी है, वो लगातार उसके बाद ही जो एक एक एक, एक पूरा जेनरेशन एंटी कांग्रेस हो चुका था। और तब आप देखते हो कि लगातार समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टीज लगातार शुरू होती गई, मतलब उत्पन्न होती गई, तो जिसको योगेंद्र यादव ने सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा है। मैं इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि अब जिस तरह से इन्होंने बर्बरता की है युवाओं पर, छात्रों पर, इसके कारण जो जेन जी और जेन अल्फा है, जेन जी सिर्फ 6 या 7% हमारा इलेक्टोरेट होगा 2029 में, मतलब 7 करोड़ के आसपास लोग होंगे जो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं भाजपा के विरुद्ध। साथ ही साथ जेन अल्फा जो अभी 18 से छोटे हैं लेकिन 13-14 के ऊपर है, जैसे हम सबके घरों में कोई बच्चे हैं या पोते पोती है, ये सब देख रहे हैं कि, क्योंकि ये इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये देख रहे हैं कि भाजपा किस तरह से हमारे संवैधानिक आजादियों पर और हकों के ऊपर वार कर रही है। तो इनको अब भाजपा के विरुद्ध बहुत ज्यादा नफरत बैठ चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा ने सिर्फ 2029 का इलेक्शन हारने की पूरी अपनी तैयारी नहीं कर चुके हैं। भाजपा ने एक्चुअली पिछले अगले 20-30 वर्षों तक जो उनका जो वैचारिक एजेंडा था कि हम लोग हिंदू राष्ट्र लाएंगे और अखंड भारत लाएंगे, और क्या लगातार अमित शाह और मोदी कहते रहते ना कि अगले 30-50 साल तक ये चलता ही रहेगा, मतलब भाजपा का राज चलता ही रहेगा, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत होने जाने वाला है। लेकिन ये जो बड़ा उनका जो एजेंडा था, वैचारिक राजनीतिक एजेंडा, ये पूरी तरह से पंक्चर हो चुका है। क्योंकि अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो उनको जो 30-35% का वोट मिल रहा था, जिसमें से लगभग 15% वोट इसलिए उनको दे रहा था क्योंकि ये विकास के लिए काम कर रहे थे, कहने के लिए ये सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रहे थे, वो तो उनके हाथ से निकल ही गया है। क्योंकि जितने आर्थिक तनाव आ चुके हैं मध्यम वर्ग को, जितना उसके ऊपर फटका पड़ रहा है, ये सब उनसे हट चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ जो अगली पीढ़ी है ये भी उनसे हट चुकी है। तो इन्होंने अपना राजनीतिक सुसाइड इन अ सेंस आप कह सकते हैं, और इनका रोज का रवैया इसको और ज्यादा सीमेंट कर रहा है। ये कितना भी स्पिन कर ले गोदी मीडिया में, ये कितना भी स्पिन कर ले सोशल मीडिया में, लेकिन अब लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है, ये हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है, ये एक्चुअली संविधान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। जी नीलू जी।